यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर हाजिर हूं मैं दीपा फिला। 10 के दस्तावेज में हम बात करेंगे योगी सरकार के एक्शन की। लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसता लगातार जा रहा है, तो वहीं गालीबाज के समर्थन में आई सपा के नेता कल श्रीकांत के परिवार से मिलेंगे और इन तमाम खबरों को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात एक खास रिपोर्ट की जिसे सरकार तैयार करा रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर बड़ी खबर है। सीएम धामी ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र और भर्ती घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराने की बात भी कही है। अनियमितताएं मिले तो भर्तियां निरस्त हो, सीएम धामी ने कहा। ये बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त की बड़ी जानकारी देहरादून से है। विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर ये बड़ी खबर है। सीएम धामी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और भर्ती घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही है। सीएम धामी ने अनियमितताएं मिले तो भर्तियां निरस्त हो, ये भी सीएम ने कहा। विधानसभा में निष्पक्ष पारदर्शिता के तहत नियुक्ति के प्रावधान किए जाए, सीएम धामी ने यह भी पत्र में कहा है विधानसभा स्पीकर से। ये बड़ी खबर, विधानसभा में नियुक्तियों को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। पिछली सरकारों में भी जो गड़बड़ियां हुई है, जो कहा जा रहा है कथित तौर पर, उसमें कितनी सत्यता है इसका सामने आना बहुत जरूरी है, ये भी कहा गया। और अब देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ा बयान उनकी तरफ से पत्र के जरिए वो दे रहे हैं या फिर वो कह रहे हैं। पत्र लिखा है विधानसभा स्पीकर को और पत्र में उन्होंने कहा है कि भर्ती घोटाले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। अनियमितताएं अगर उसके बाद पाई जाती है, जांच के दौरान अनियमितताएं मिलती है तो फिर भर्तियां निरस्त हो। इस पर और जानकारी लेते हैं हमारे साथी उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, बड़ी जानकारी है और कहीं ना कहीं नाक का सवाल भी बन गया है सरकार के लिए। लगातार जवाब दिए भी जा रहे हैं कि भर्ती घोटाला हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब बड़ी जानकारी है कि पत्र लिखा है सीएम धामी ने विधानसभा स्पीकर को। अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये जो पत्र लिखा गया है, तो जो एबीपी गंगा ने विधानसभा में नौकरियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक मुहिम शुरू की थी और ये खुलासा जब एबीपी गंगा ने सबसे पहले किया था तब लोगों ने बहुत हल्के में लिया था। लेकिन एबीपी गंगा के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो विधानसभा में हो रहा था उसके खिलाफ जो मुहिम चली थी, आज मुख्यमंत्री की विधानसभा के अध्यक्ष के नाम जो बाती गई है, चिट्ठी गई है, उसने साबित कर दिया है कि एबीपी गंगा ने जो खुलासा किया था वो ठीक है। और मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले खुद भी बताया था, खुद भी मीडिया कर्मियों से रूबरू होकर कहा था कि जब विधानसभा अध्यक्ष स्वदेश लौट आएंगी तो उनसे वो आग्रह करेंगे कि ये जो भर्तियां हुई हैं इनकी जांच कर दी जाए और उनका सरकार का कोई सहयोग उसमें जरूरी हो तो वो उसके लिए तैयार है। इसके बाद चूंकि अभी तक वो देहरादून नहीं लौटी है और मुख्यमंत्री ने क्योंकि चारों तरफ से घेराबंदी हो रही थी, विपक्ष लगातार हमलावर था, मीडिया में, सोशल मीडिया में, तमाम प्लेटफॉर्म पर ये मामला बहुत उठा हुआ था, दिल्ली तक इसकी गूंज जा रही थी पार्टी तक। तो मुख्यमंत्री ने आज चिट्ठी लिख करके ये गेंद विधानसभा अध्यक्ष के पाले में सरका दी है। अब देखना ये है कि जब विधानसभा अध्यक्ष आएंगी तो परीक्षण के बाद कौन सी भर्ती की जांच करती है, क्योंकि कुंजवाल की भर्ती और अग्रवाल की भर्ती कांग्रेस और भाजपा में सभी जितने भी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने इसी तरह से बैकडोर एंट्री देकर लोगों को रोजगार दिया है। अब विधानसभा अध्यक्ष के लौटने का इंतजार होगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले कह चुके थे कि वो उनसे अनुरोध करेंगे। एक समाजवादी संस्थान है, संवैधानिक संस्थान है विधानसभा, वहाँ सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन उन्होंने अपनी चिट्ठी में 2 तरह का उल्लेख किया है। एक तो उन्होंने कहा है कि जो भर्तियां हुई हैं उनका परीक्षण कर लिया जाए, एक उच्च स्तरीय जांच कराकर, यदि वो वैध नहीं है, यदि वो चयन प्रक्रिया से नहीं गुजरी है तो उनको रद्द कर दिया जाए। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि भविष्य में इस तरह का कोई काम ना हो, ऐसी भर्तियां ना हो, युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ किसी तरह का कोई छल ना हो। तो अब एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसी नियमावली, एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए, यदि विधानसभा में भर्ती की जरूरत पड़ती है तो उस पर कोई उंगली ना उठा सके। जी। और अजीत जी, आपको संभावनाएं क्या ज्यादा नजर आती हैं, क्योंकि गोविंद सिंह कुंजवाल स्पीकर रहते हैं, जो नियुक्तियों की बात सामने आई उसमें भी कहा गया कि गड़बड़ी हुई है। प्रेमचंद अग्रवाल स्पीकर रहे तब भी ये कहा गया कि नियुक्तियों में गड़बड़ी हुई है। अब विधानसभा स्पीकर के द्वारा क्या बातें कही जा सकती हैं, जांच को लेकर संभावना क्या आपको ज्यादा नजर आती है अजीत जी? देखिए, मुझे लगता है दीपा कि एक तो
जब वो यहाँ पर लौटेंगी तो जो ये जांच, जो उच्च स्तरीय जांच समिति होगी, ये किस लेवल की होगी, ये क्योंकि अध्यक्ष को ही फैसला करना है। इसमें कोई रिटायर्ड या सिटिंग जज की अध्यक्षता में कोई कमेटी बनती है, या वो हो सकता है मुख्यमंत्री से ही कहे कि जहाँ से जो इस मामले को विजिलेंस को दे दिया जाए। तो विधानसभा अध्यक्ष के सामने तमाम विकल्प होंगे, वो अपनी एक जांच समिति भी बना सकती है और वो इस मामले को सरकार को रेफर कर सकती है कि इसकी जांच विजिलेंस से करा ली जाए। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, इंक्वायरी कमीशन एक सेटअप हो सकता है, वो सारी भर्तियों का परीक्षण करके एक अपनी रिपोर्ट दे सकता है। और एक बात जरूर दीपा इस बात से साबित हो गई है आज, एक तो एबीपी गंगा की जो शुरुआत थी वो रंग लाई, और जो एक राज्य हित में जो एक कंट्रीब्यूशन एबीपी गंगा का था वो सबके सामने आ गया है। एक सिस्टम को रिफॉर्म्स करने का जो एबीपी गंगा का जो अभियान था वो सबके सामने आ गया है। और ये जो चिट्ठी आज मुख्यमंत्री ने स्पीकर को लिखी है, इससे ये भी स्थापित हो गया है कि इस पूरे आरोपों में, पूरे जितना भी इसमें गड़बड़ी की शिकायतें हैं, जो गड़बड़ी का पिटारा सामने दिख रहा है, उसमें दम है। और अब चूंकि वित्त मंत्री जो पहले स्पीकर थे वो संदेह के घेरे में आ गए हैं, जांच प्रभावित ना हो, किसी तरह ना हो कि अब विपक्ष जो है, अगली डिमांड उनकी ये भी हो सकती है कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए, क्लीन चिट ना मिल जाए, तो पूर्व स्पीकर और मौजूदा वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा ले लिया जाए। तो ये चूंकि सियासत यहाँ बहुत तरीके से हो रही है, बहुत सलीके से यहाँ पर इस मामले में सियासत हो रही है, और लेकिन कांग्रेस इस बात को लेकर के ज्यादा मुखर है। उसको ये भी इस बात की चिंता नहीं है कि उनके जो अध्यक्ष थे गोविंद सिंह कुंजवाल, वो भी कहीं फंस सकते हैं, लेकिन वो बहुत सपाट राजनीति कर रही है। भाजपा इस मामले में यहाँ रक्षात्मक मुद्रा में है, कांग्रेस वही आक्रामक मुद्रा में दिखाई दे रही है। बिल्कुल, क्योंकि सवाल दोनों की अब सरकार में जो विधानसभा के स्पीकर रहे हैं उनके द्वारा जो नियुक्तियां की गई हैं उनको लेकर उठे हैं। अब ये देखना होगा कि इस पत्र को लेकर विपक्ष किस तरीके से रिएक्ट करता है, आने वाले वक्त में क्या होता है। विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी इस खत के बाद क्या कहती है, क्या फैसला लेती है, इस पर लगातार नजर रहेगी। शुक्रिया आपका अजीत जी पूरी जानकारी के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से खबर है, माफिया अतीक अहमद पर शिकंजा कसने की तैयारी में ईडी है। अतीक की कुछ बेनामी संपत्तियों को जब्त कर सकती है ईडी, ये बड़ी खबर है। अतीक के खिलाफ पिछले साल दर्ज हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग का केस, आपको याद होगा, ये बड़ी खबर आपके सामने। माफिया अतीक अहमद पर शिकंजा कसने की तैयारी में ईडी है और अतीक की कुछ बेनामी संपत्तियों को जब्त कर सकती है ईडी, ये कहा जा रहा है। और पिछले साल अतीक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था। ईडी ने अतीक की 2 बेनामी संपत्तियों को चिन्हित किया है। संपत्ति से जुड़ा संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की तैयारी ईडी कर रही है, ये जानकारी है। और ईडी ने अब राजस्व विभाग से इन संपत्तियों का दस्तावेज पेश करने के लिए भी कहा है। ईडी के रडार पर आई दोनों संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जांच में अवैध पाए जाने पर ईडी इन संपत्तियों को जब्त कर सकती है, ये बड़ी खबर है अतीक अहमद को लेकर। और एक और बड़ी खबर से रूबरू आपको करवा दें, ग्रेटर नोएडा में हिस्ट्री शीटर नागेश बिलोड़ी की हत्या। निमका गांव में लूडो खेलते वक्त गोली मारकर हत्या। 3 बाइक पर आए 6 बदमाशों ने दिन दहाड़े हत्या की। ताबड़तोड़ फायरिंग से हिस्ट्री शीटर की मौत हुई और गांव में साथियों संग लूडो खेलते वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया। ग्रेटर नोएडा में हिस्ट्री शीटर नागेश बिलोड़ी की हत्या हुई है और निमका गांव में लूडो खेलते वक्त गोली मारकर हत्या उसकी की गई है। 3 बाइक पर 6 बदमाश वहां पर आते हैं और दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम देकर के वो वहां से निकल जाते हैं। बड़ी खबर, बड़ी खबर, यूपी के भ्रष्ट अधिकारियों पर तैयारी लगातार चल रही है, उन पर शिकंजा कसने की एक रिपोर्ट तैयार हो रही है। आयकर के छापों में मिले दस्तावेजों की रिपोर्ट तैयार। बड़ी खबर, यूपी के भ्रष्ट अधिकारियों पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। आयकर के छापों से जो दस्तावेज मिले हैं उसके आधार पर ये पूरी रिपोर्ट तैयार होगी। लखनऊ, कानपुर, दिल्ली में पड़े थे आयकर के छापे अभी हाल में और उद्योग विभाग के उपायुक्त के ठिकानों पर छापे पड़े थे। राजेश यादव के ठिकानों से लैंड डील से जुड़े हुए दस्तावेज मिले थे। कानपुर में उपायुक्त राजेश यादव के ठिकानों पर गुरुवार को भी जारी रही इनकम टैक्स की छापेमारी और लखनऊ में इंटेको कंपनी के ऑफिस में भी इनकम टैक्स की एक टीम जाकर के दस्तावेज लगातार खंगालती हुई दिखाई दी और लैंड डिटेल से संबंधित दस्तावेजों की गहराई से पड़ताल की जा रही है। शुक्रवार को भी इनकम टैक्स की टीम खंगाल सकती है कुछ ठिकानों पर दस्तावेज। कल भी ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई हो सकती है। कल बुधवार को भी आपने देखा और आज भी ये कहा गया कि कार्रवाई लगातार जारी रही। अब शुक्रवार यानी कि कल को लेकर भी जानकारी है कि छापे की जो कार्रवाई है वो जारी कल भी रह सकती है। वहीं सीएम योगी ने इंसाफ में बाधा बनने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी है। जनता की शिकायतों में लापरवाही करने वालों से मुख्यमंत्री ने जवाब तलब कर दिया है।
यूपी में जन शिकायतों को लेकर लापरवाही करने वाले 73 अधिकारियों को शासन ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो कार्रवाई इन अधिकारियों पर होनी तय है। ये नोटिस शासन स्तर के 10 विभागों के अध्यक्ष, 5 कमिश्नर, 10 डीएम, 5 विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, 5 नगर आयुक्त को भेजा गया है और साथ ही पुलिस महकमे में 3 एडीजी, 5 आईजी, डीआईजी, 10 एसपी और एसएसपी के अलावा 10 पुलिस थानों और 10 तहसीलों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। कहा जा रहा है कि जो जवाब है वो अगर संतोषजनक नहीं हुआ तो फिर इन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी तय है। अधिकारियों की संख्या है 73। नोएडा की सोसाइटी में महिला से बदसलूकी का आरोपी श्रीकांत त्यागी तो जेल में बंद है, लेकिन जेल के बाहर श्रीकांत को समर्थन देने के लिए त्यागी समाज जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रहा है। मेरठ और मुजफ्फरनगर में ये प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीर भी आपको दिखा रहा है। मुजफ्फरनगर में श्रीकांत त्यागी के समर्थन में 12 जिलों से आए हुए जिलाध्यक्षों और जनप्रतिनिधियों ने श्रीकांत के परिवार के साथ सभा की। जो प्रतिनिधि पहुंचे अलग अलग हिस्सों से 12 जिलों से, उन्होंने श्रीकांत के परिवार के साथ में सभा की। उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। सभा के दौरान श्रीकांत त्यागी की बहन ने जिला प्रशासन पर उनकी मांगों पर कदम न उठाने का आरोप लगाया। श्रीकांत त्यागी का परिवार और त्यागी समाज श्रीकांत त्यागी पर लगे गैंगस्टर एक्ट की धारा हटाने की लगातार मांग कर रहा है और श्रीकांत त्यागी के परिवार ने नोएडा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उनका समाज साथ नहीं देता तो श्रीकांत का फर्जी एनकाउंटर भी अभी तक हो सकता था। हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमने 21 तारीख को महापंचायत रखी थी, हमारी जो मांगी गई थी, अब उनको पूरा दिन होने वाला है। 15 दिन का समय मांगा था सरकार ने, जो हमने दिया, और वो पूरा समय होने वाला है। तो हम ये चाहते हैं कि अपनी मांगों को रखें कि उनके बारे में आगे क्या है, आखिर आगे क्या हो रहा है, हमारी मांगें पूरी हो रही हैं या उन पर क्या कार्रवाई हो रही है। समय पूरा होने वाला है, तो हम बस यही रखना चाहते हैं सरकार के सामने कि जो हमने मांगी हैं उसके बारे में हमें पता चले। इसके बारे में बार बार कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इतना दुख होता है और मेरे समाज के लोगों को भी, वो इतना परेशान हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर। और जो ये अन्याय हुआ है वो मेरे साथ साथ मेरे समाज के साथ और मेरे समाज के जुड़े हुए जो उन लड़के थे जो हमारे घर आए थे, उन लोगों में से, उन लड़कों में से 6 बच्चे यहाँ पर हैं। आप उनसे भी सुने कि उनके साथ क्या हुआ। दरअसल कल यानी कि शुक्रवार को सपा का डेलीगेशन श्रीकांत त्यागी के परिवार से मिलने वाला है। सपा का 9 लोगों का एक डेलीगेशन नोएडा में अनु त्यागी से सुबह करीब 10 बजे मुलाकात करेगा। कल यानी 2 सितंबर को समाजवादी पार्टी का 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल नोएडा जाएगा और वहां जाकर श्रीकांत त्यागी की पत्नी और उनके परिवार के लोगों से मिलेगा। जो 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जा रहा है उनमें श्रवण कुमार त्यागी जी भी हैं, जो उस प्रतिनिधिमंडल में जा रहे हैं, निवर्तमान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। ये बताइए, अखिलेश यादव ने निर्देश दिए हैं कि आप लोग जाएं और कल आप लोग जा रहे हैं, तो किस किस तरीके से तैयारी है, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिन पर आप उनसे बातचीत? पॉइंट्स ये था, जैसे कि एक इंसिडेंट हुआ श्रीकांत वाला, कहीं ना कहीं एक तो भाजपा कार्यकर्ता होने का उनके ऊपर आरोप लगा। हालांकि भाजपा ने जब तक उनकी नीतियाँ रही है कि कोई दागी आदमी उनके सामने आता है तो वो कह देते हैं कि भाई हमारा आदमी नहीं है। हमारी पार्टी भी शुरू में इस प्रकरण के बारे में अनभिज्ञ थी। हम लोगों ने, क्योंकि हम समाज से भी त्यागी समाज से, हम लोगों ने पार्टी के नेतृत्व को जानकारी दी कि इस प्रकरण में कहीं ना कहीं राजनीति भी है। वहाँ के क्षेत्रीय सांसद या अधिकारी गणों का कहीं ना कहीं श्रीकांत से कोई व्यक्तिगत मामले को लेकर उसके पूरे परिवार को प्रताड़ित किया गया। जिस तरह उसकी पत्नी को उठा करके बंद कर दिया गया लगातार 3 दिन। तो इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका पुलिस की ये निकल के आती है। श्रीकांत की मामी है इंगला त्यागी, जिन्हें बिना किसी नोटिस, बिना किसी धारा के लगातार 3 दिन पुलिस लेकर के घूमती है। 2 राज्यों के 8 जनपदों में गेस्ट हाउस में लेकर के जाती है, होटल में लेकर के जाती है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने बताई ऊपर जा करके। तो हमारे अध्यक्ष का निर्देश हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, तो सरकार की तरफ से हो, प्रशासन के यहाँ से हो, उन सब चीज़ों की जानकारी लेने के लिए हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल कल जाएगा और जो जो घटनाक्रम सामने आया है उन सबको बारीकी से देखा जाएगा। और अन्नू त्यागी के साथ और इंगला त्यागी जी के साथ जो घटनाएं हुई हैं प्रशासन के द्वारा, और ये एक पहली घटना नहीं उत्तर प्रदेश में। हमारा बिल्डोजर नीति को लेकर के हमारी पार्टी का स्टैंड पहले से साफ रहा है कि हम बिल्डोजर नीति का एक व्यक्ति दोषी हो उसके परिवार को प्रताड़ित करते हैं। किसी का घर गिरा देना वो अन्याय उसके बच्चों के साथ है। किसी की महिला को प्रताड़ित करना एक व्यक्ति के दोषी हो जाने से उसका पूरा परिवार या उसका समाज दोषी नहीं हो जाता। और मैं आपके माध्यम से जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे मीडिया के बंधु भी हैं, साथी भी हैं, कम से कम एक समाज को कलंकित ना किया जाए। और प्रशासन की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका रही है पूरे समाज को के ऊपर दाग लगाने में और श्रीकांत की जो परिवार में जो महिलाएं हैं उनके उत्पीड़न में। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ।
यूपी में योगी सरकार ने मदरसों के कायाकल्प को लेकर कदम बढ़ाया तो उस पर सियासत शुरू हो गई है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के फैसले को लेकर विरोधी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल सरकार ने मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के सभी जिलाधिकारियों को सर्वे करने को कहा है ताकि शिक्षा व्यवस्था, फंडिंग समेत बाकी जानकारियां हाथ लगने के बाद मॉडर्नाइजेशन किया जा सके। और इसके लिए सरकार ने 5 अक्टूबर की तारीख तय की है। 25 अक्टूबर तक सभी डीएम को रिपोर्ट अपनी भेजनी है। लेकिन अब ये सर्वे सियासी गलियारों में हंगामे की वजह बन चुका है। ऐसे कई बड़े मदरसे हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के, प्राइवेट मदरसे हैं। आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि छोटा NRC है। ये मुसलमान इस देश का शहरी है। कोई अगर नंबर 2 का शहरी बनाने की कोशिश करेगा तो हिंदुस्तान में बड़ी अफरा तफरी मच जाएगी। ये देश किसी की जागीर नहीं है। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का देश है, अनेकताओं में एकता का देश है, गंगा जमनी तहजीब का देश है और यही हमारी पहचान है तमाम दुनिया के अंदर। कहीं भी हम ऐसे कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं जिससे आम आदमी के अंदर असुरक्षा का भाव आए। हम ये कदम, ये सर्वे इसलिए कर रहे हैं कि हमको यथास्थिति मालूम हो। इस सर्वे रिपोर्ट आने के बाद, अभी तो ये सर्वे रिपोर्ट आए, हमको एक्चुअल मालूम चले। वहीं यूपी सरकार के इस फैसले को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने अपनी बात रखी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी पहल है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल का वेलकम करता हूँ। लिहाजा मदारिस अरबिया को शक की निगाह से देखना मेरे ख्याल से गलत है। अगर तो कुछ मदरसे सरहद पे बॉर्डर्स के इलाके में हैं और कहीं से केंद्र सरकारों या प्रादेशिक सरकारें हों, उनको कोई रिपोर्ट्स मिल रही है तो उनको चिन्हित करना चाहिए है, क्योंकि मैं भी कई मदारिस अरबिया का जिम्मेदार हूँ। लिहाजा मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि एक ही लाठी से सबको नहीं हका जाता है। ज़रूर सरकार सर्वे कराए, ज़रूर सरकार देखे कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। कानपुर के हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की छात्रा ने MBA के विभागाध्यक्ष पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जिसके बाद बहुत बवाल हुआ। प्रोफेसर को अरेस्ट कर लिया गया। मामले में जांच शुरू हो गई है। विभागीय अध्यक्ष है वो अन्य फैकल्टीज मिसेस हर्षवर्धन कौर सलूजा एंड मिस्टर अंचित अग्रवाल के साथ मिलकर हमको बहुत ही मानसिक प्रताड़ित करते हैं। हमको क्लास में आने की धमकी ना आने पर हमको टॉर्चर करते हैं और जब भी हम इनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं ये हमेशा हमको बोलते हैं कि आप कैबिन में आइए। और जब हम कैबिन में जाते हैं तो डॉक्टर विनोद कुमार यादव हमारे साथ बहुत गंदा व्यवहार करते हैं, हमको छूने की कोशिश करते हैं। 1-2 बार वो हमारा हाथ पकड़ चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉलेज आने का मन नहीं करता है और कई बच्चे हमारी क्लास के बेहोश भी हो चुके हैं। ये इतना टॉर्चर हमको करते हैं जिसकी जानकारी आप हमारे कॉलेज की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरती पांडे से ले सकते हैं। ये कानपुर की वो कलंक कथा है जिसकी गवाही कानपुर की हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की छात्रा दे रही है। आरोपी प्रोफेसर की डर्टी करतूत से पर्दा उठाने के बाद लखीमपुर खीरी की छात्रा ने विनोद कुमार यादव के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। मामला छेड़खानी और धमकी देने से जुड़ा है, लिहाजा कॉलेज में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। अब लड़ाई दो तरफा होने लगी है। एक और प्रोफेसर्स का गुट है जो आरोपों को बेबुनियाद बता रहा, दावा कर रहा मामला असल में अटेंडेंस से जुड़ा है। बेकसूर प्रोफेसर को फंसाया गया। मेरी जानकारी है कि उन छात्राओं की और बहुत सारे और अन्य छात्राओं की हाजिरी अटेंडेंस एंड सेमेस्टर में बैठने लायक नहीं है। वो एक रीज़न हो सकता है कि उसमें कोई पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इस तरह से फंसाया जा रहा है। जबकि ABVP के छात्रों ने HBTU में जबरदस्त हंगामा किया, BC का घेराव किया और मांग रखी कि आरोपी HOD को सस्पेंड किया जाए। प्राइमा फेसी तो मुझे लगा कि अटेंडेंस की वजह से बच्चों ने शायद ये शिकायत की है, लेकिन ऐसा फिजिकल मामला कुछ लगा नहीं मुझे।
HBTU में प्रोफेसर पर छेड़खानी का ये कोई पहला मामला नहीं है। 2021 में इसी संस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर संजीव मिश्रा पर भी एक छात्रा ने छेड़खानी का आरोप लगाया था। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।